ओके, आज जो हमारा टॉपिक है वो एडीओ डॉटनेट है। इसमें डाटाबेस कनेक्टिविटी और देन लेड आर्किटेक्चर भी इस पे आज देखेंगे। और देन फर्स्ट प्रेजेंटेशन जो देख के जैसे उसके मेन फीचर्स क्या है, उसका यूज़ क्या है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, देन उसके बाद उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम लोग देख लेंगे। तो स्टार्ट हम कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन सबको नज़र आ रही है? किसी को अगर स्क्रीन नज़र ना आ रही हो तो मैसेज कर ले। सबको आ गया। सबको स्क्रीन सर शेयर हो रही है? प्रेजेंटेशन की फर्स्ट स्लाइड है। सर अगर आप काइंडली आप रिकॉर्डिंग अगर शेयर कर दिया करें लेक्चर के। सर पीछे वाले लेक्चर कुछ हमने नहीं लिए सर, एक लेक्चर। किसी का रिस्पांस नहीं आ रहा। आपको स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? जी यस सर। सर, आवाज आ रही है। यस सर, स्क्रीन भी आ रही है और आवाज भी। सर को शायद आवाज नहीं जा रही किसी की। अबू बकर, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो। यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है सर। हेलो। अबू बकर, आपको आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज, आपकी आ रही है। स्क्रीन भी नज़र आ रही है? यस सर। आवाज़ आ रही है? चल, गुड हो गया। ओके, हम यस आ लोग रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब एडीओ डॉटनेट क्या है? ये एक्चुअली मतलब से बनता है एक्टिव एक्स डाटा ऑब्जेक्ट्स, और इसमें आपके पास अवेलेबल होती है सेट ऑफ क्लासेस। एक ये पूरा फ्रेमवर्क है जिसके अंदर रहते हुए आप लोग डाटाबेस कनेक्टिविटी कर सकते हो। उसके रिलेटेड जो भी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज़ वगैरह आप लोग परफॉर्म करना चाहते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, डाटाबेस को क्वेरी करना चाह रहे हो, ये सब चीज़ें जो है ये यूजिंग आप एडीओ डॉटनेट करते हो। डॉटनेट में रहते हुए जब डॉटनेट फ्रेमवर्क में हो, डाटाबेस कनेक्टिविटी से भी काम कर रहे हो, तो आप उसे बोलोगे कि आप एडीओ डॉटनेट पे काम कर रहे हो। अच्छा, और इस यूज़ क्या होता है, डाटा सोर्सेज वगैरह के थ्रू आप डाटाबेस से कनेक्ट हो रहे होते हो, और डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन में आप लोग यूज़ कर सकते हो। लाइक वेब एप्लीकेशन पे आप लोग काम कर रहे हो तो आप एडीओ डॉटनेट कर सकते हो। विंडोज़ एप्लीकेशन है जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहलाती हैं, वो भी आप लोग कर सकते हो यूज़। कंसोल एप्लीकेशंस हैं जो कमांड कमांड बेस होती है, उसमें भी आप डाटाबेस कनेक्टिविटी इसके थ्रू कर सकते हो। अच्छा, देन जो हमारे पास आर्किटेक्चर होता है वो दो किस्म के होते हैं। एक कनेक्टेड आर्किटेक्चर होता है, एक डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर होता है। कनेक्टेड आर्किटेक्चर में क्या होता है कि जब तक आप कोई स्पेसिफिक फंक्शन या फीचर या कोई क्वेरी डाटाबेस से करते हो, तो जब तक वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता तब तक आपका जो कनेक्शन है डाटाबेस के साथ वो स्टैब्लिश रहता है। जब तक आपका कोई क्वेरी रिजल्ट नहीं दे देती तो आप लोग कनेक्टेड हो डाटाबेस के साथ। और होता क्या है कि आपके डाटाबेस के साथ स्पेसिफिक नंबर ऑफ कनेक्शंस होते हैं, अनलिमिटेड कनेक्शंस नहीं होते। कि फॉर एग्जांपल अगर 42 कनेक्शन सेम टाइम पे एस्टेब्लिश हो सकते हैं, तो जब 43 नंबर कनेक्शन की रिक्वेस्ट आएगी तो अगर 42 कनेक्शन यूटिलाइज हो रहे हैं तो 43 नंबर जो उसका जो रिक्वेस्ट है वो परफॉर्म नहीं होगी जब तक कि कोई ना कोई कनेक्शन रिलीज ना हो जाए। तो ये कनेक्टेड आर्किटेक्चर का थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर में क्या होता है कि आप क्लाइंट साइड पे उस डाटा की एक कॉपी बना लेते हो, टेम्परेरी कॉपी बना लेते हो, जिसे हम डाटा सेट कहते हैं। आपका सारा डाटा डाटा सेट में आ जाता है और डाटाबेस से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो। अब आप उस डाटा सेट पे जितनी भी क्वेरीज हैं वो आप परफॉर्म कर रहे होते हो। अब वो डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर में आप काम कर रहे हो, डाटाबेस का कनेक्शन अवेलेबल है दूसरे लोगों के लिए जो कि इस पे कोई फंक्शनैलिटी या कोई रिक्वेस्ट परफॉर्म करना चाह रहे हैं, उनके लिए कनेक्शन अवेलेबल है। ये दो आर्किटेक्चर हैं, कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर। ओके, देन ये हमारे पास एक डायग्राम सी है कि एडीओ डॉटनेट काम कैसे कर रहा होता है। सबसे पहले आप अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो एप्लीकेशंस आ रही हैं। डॉटनेट की कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जिनमें आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो। वही सेम चीज़ वेब है, विंडोज़ है, कंसोल एप्लीकेशन या डिफरेंट टाइप की। अब एडीओ डॉटनेट के अंदर क्या होता है, सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ये एसक्यूएल सर्वर की डाटाबेस को कनेक्ट करने के लिए। ओरेकल क्लाइंट, ओरेकल के डाटाबेसेस के लिए ओएलएडीबी, एक्सेस वगैरह, ओडीबीसी,
इसी तरह डिफरेंट फॉक्स प्रोज और इस तरह डिफरेंट टाइप की जो डेटाबेसेस होती हैं उनके साथ कम्युनिकेशन के लिए आप लोग ये नेम स्पेसेस यूज़ करते जाते हो। ये जो ADO.NET की system.data.sql क्लाइंट है, इसको हम क्लास लाइब्रेरी भी कहते हैं, इसको नेम स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास क्लासेस आ गई। देन नीचे आ रहा है कनेक्शन, कमांड, डाटा रीडर, डाटा अडॉप्टर, डाटा सेट। अब ये डिफरेंट उसके मेथड्स हैं, डिफरेंट क्लासेस हैं। अब कनेक्शन की क्लास है डाटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए, कमांड है डाटाबेस पे वो स्पेसिफिक कमांड परफॉर्म करवाने के लिए, डाटा रीडर डाटाबेस से डाटा रीड करने के लिए थ्रू कनेक्शन ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। ठीक है, डाटा रीडर जो है ये कनेक्शन ओरिएंटेड आर्किटेक्चर जो है, कनेक्टेड आर्किटेक्चर उसमें परफॉर्म यूज़ होता है। और जो डाटा अडाप्टर है और डाटा सेट ये कनेक्शन लेस जो अप्रोच होती है या कनेक्शन लेस आर्किटेक्चर है वहाँ पे यूज़ होते हैं ये लास्ट वाले दोनों, डाटा अडाप्टर और डाटा सेट। देन आगे डाटा बेसिस हमारे पास कौन कौन सी इसमें आ जाती हैं, एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, जो ओले डीबी टाइप की जितनी आपकी डाटा बेसिस हैं, लाइक एक्सेस है आपकी, जैसे फॉक्स प्रो, बेशुमार जितनी आपकी, इवन माई एसक्यूएल है, ये तमाम जो है इनको आप लोग यूज़ कर सकते हो। मुस्कान चौधरी का क्वेश्चन है जी। की आवाज बहुत कम आ रही है। आप अपने एंड पे जरा चेक करो जो आपका स्पीकर और वॉल्यूम है वो इंक्रीज है, वो तो नहीं कम हुआ हुआ। सर आपकी सर सबको कम आ रही है, सबको कम आ रही है सर। पहले बताओ, ठहर जाओ एक मिनट, मुझे चेक करने दो ये कहाँ इशू होगा। अगर सबको कम आ रही है, एक मिनट ठहर जाओ, मैं रिकॉर्डिंग जरा पॉज कर लूँ। रिकॉर्डिंग ओके। अच्छा, मुझे अभी दोबारा रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है? अगर किसी को समझ नहीं आई तो नो सर। सर थोड़ा सा रिपीट कर दे। ओके। मैं क्विकली से ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है। तक हमने जस्ट ये दो तीन स्लाइड देखी है, जस्ट क्विकली रिपीट करता हूँ। तो ADO.NET आपका एक्टिवएक्स डाटा ऑब्जेक्ट्स है। जब .NET फ्रेमवर्क में रहते हुए अब डाटाबेस कनेक्टिविटी करना चाह रहे होते हो, डाटाबेस के साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, जब .NEट फ्रेमवर्क के अंदर हो तो हम उसे ADO.NET कहते हैं। अब ADO.NET क्या, ये आपको ये फ्रेमवर्क है जो आपको सेट ऑफ क्लासेस प्रोवाइड करता है ताकि आप डाटाबेस के साथ कम्युनिकेशन कर सको। अब ADO.NET को आप लोग ASP.NET वेब एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हो, विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हो और कंसोल एप्लीकेशन में भी। ADO.NET के हमारे पास दो आर्किटेक्चर है, कनेक्टेड आर्किटेक्चर और डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर। कनेक्टेड आर्किटेक्चर में क्या होता है कि जब आप डाटाबेस के साथ कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हो, फॉर एग्जांपल आप डाटा रीड करना चाह रहे हो, तो जब तक आप डाटा रीड नहीं कर लेते हो आपका कनेक्शन डाटाबेस से एस्टेब्लिश रहता है। यानी कनेक्शन रीड करने के साथ उसको अपडेट भी कर रहे हो, अपडेट मतलब डिफरेंट फंक्शनलिटीज परफॉर्म कर रहे हो, जब तक आपका ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश रहेगा। कनेक्शन डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर में होता है कि आपने जो डाटा की कॉपी एक है अपने क्लाइंट साइड पे एक टेम्परेरी कॉपी बना लेते हो, जिसे हम डाटा सेट कहते हैं। तो डाटा सेट में कॉपी बनाने के बाद उसमें आप जो मर्जी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते रहो, डाटाबेस से कनेक्शन आपका डिस्कनेक्ट हो चुका है, अब आप अपने एंड पे उसमें फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हो। तो डाटाबेस कनेक्शन जो दूसरे लोग हैं जो डाटाबेस पे कोई रिक्वेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं उनको वो डाटा अवेलेबल रहता है। देन फिर हमने ये डायग्राम्स देख ली, उसी जो प्रेजेंटेशन की स्लाइड से हमने जस्ट ग्राफिकल वे में प्रेजेंट किया है कि .NET एप्लीकेशन आ गई आपके लेफ्ट हैंड पे। देन ADO.NET का फ्रेमवर्क आ गया जिसमें हमारे पास नेम स्पेसेस हैं और डाटाबेस के हिसाब से। अगर ओरेकल डाटाबेस को यूज करना है तो ओरेकल क्लाइंट यूज करोगे, एसक्यूएल डाटाबेस यूज करनी है एसक्यूएल क्लाइंट है, और इस तरह एक्सेस या फॉक्स प्रो टाइप की डाटाबेसेस हैं तो उसमें OLDB और ODBC जो है आप उसको यूज करते हो। अब डाटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए आपके पास जो स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो क्लासेस अवेलेबल है, सबसे पहले डाटाबेस से कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, उसके लिए कनेक्शन क्लास अवेलेबल है। फिर अब आप कमांड परफॉर्म करते हो उस डाटाबेस पे, उसके लिए आपके पास कमांड की क्लास अवेलेबल है। देन डाटा रीडर,
डेटाबेस से डाटा रीड करने के लिए। डाटा रीडर यूज होता है कनेक्शन ओरिएंटेड अप्रोचेज में, ठीक है। जो कनेक्टेड आर्किटेक्चर है उसमें आप डाटा रीडर यूज करते हो। डाटा अडॉप्टर और डाटा सेट जो है डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर में या कनेक्शन लेस आर्किटेक्चर में यूज करते हो। जब आपके पास डाटा सेट में यूजिंग डाटा अडॉप्टर आप डाटा स्टोर कर लेते हो, देन उस पर क्वेरी करते हो। डेटाबेसेस आपके पास राइट साइड में आगे एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, एलडीबी, ओडीबीसी और जितने भी अदर डाटा सोर्सेज हैं, इवन माई सीक्वल है, आप उनको यूज करते हुए डाटा रीड कर सकते हो। अच्छा, अब जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं वो कौन कौन सी है? कनेक्शन क्लास से बता दिया, कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए। कमांड की क्लास है, अब उसके अंदर फर्दर हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। एग्जीक्यूट रीडर, ये क्या करेगा, आपको जितनी रोज रिटर्न होंगी स्कूल के अगेंस्ट, लाइक आप कहते हो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट का टेबल देयर क्लास इज इक्वल टू BSCS। अब उस BSCS क्लास के जितने स्टूडेंट्स हैं, जी सर आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही मुझे। और बाकियों को भी ठीक नहीं आ रही, और लोग बताएं। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। यस सर, बहुत अजीब सी आ रही है, मतलब सर क्लियर नहीं आ रही मतलब आज ब्रेक हो रही ये है। जो आपने माइक की सेटिंग की है ना सर, ये उसकी वजह से हो गया। उससे पहले ठीक आ रही थी हमें तो। उससे पहले ठीक आ रही थी सर, पहले ठीक थी, अब बहुत खराब आ रही है। ओके वेट, ओके अच्छा, अभी हम लोग इस स्लाइड पे थे कि इंपॉर्टेंट क्लासेस जो थी कि कनेक्शन क्लास कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए डाटाबेस के साथ। अब जो कमांड की क्लास है वो क्वेरी परफॉर्म करने के लिए डाटाबेस पे उस कनेक्शन के अगेंस्ट। एग्जीक्यूट रीडर क्या करता है, जो क्वेरी आपने लगाई लाइक सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट वेयर क्लास इज इक्वल टू BSCS, तो इसके अगेंस्ट जितनी भी रोज हैं वो आपको रिटर्न करेगा। ये एग्जीक्यूट रीडर के मेथड के थ्रू होता है। एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, ये आपको नंबर ऑफ अफेक्टेड रोज रिटर्न करता है। जब आप क्वेरी करते हो इंसर्ट, अपडेट या डिलीट, तो जितनी रोज इफेक्ट होती है डाटाबेस में, लाइक अगर आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो, एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ तो वो 1 रिटर्न करेगा। अगर आप अपडेट कर रहे हो और फॉर एग्जांपल आप क्लास BSCS को चेंज करके MCS कर रहे हो, अब उसके अगेंस्ट तो एक्सपेक्टेड है कि 10, 12, 20, 25 लोग या रोज इफेक्ट होंगी, तो जितनी रोज इफेक्ट होंगी वो नंबर जो है वो रिटर्न होगा। वो एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी करता है। एग्जीक्यूट स्केलर क्या करता है, दिस मेथड ओनली रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। इसमें ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल लिखते हो सिलेक्ट ID फ्रॉम TBL स्टूडेंट, अब वो जो रो होगी, फर्स्ट रो का फर्स्ट जो सेल होता है उसमें जो वैल्यू पड़ी होती है ये रिटर्न कर देता है। तो जहाँ कहीं पे आपको एक सिंगल वैल्यू चाहिए होती है तो उस केस में आप स्केलर लगाते हो, ठीक है, एग्जीक्यूट स्केलर। और एग्जीक्यूट XML रीडर, ये क्या करता है, वो जो SQL की क्वेरी के अगेंस्ट डाटा रिटर्न हो रहा है उसको XML में कन्वर्ट करके आपको दे देता है। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल उस XML की फॉर्मेट में शो करना चाह रहे हो तो देन एग्जीक्यूट XML रीडर होता है। ठीक हो गया सर? ये जो एग्जीक्यूट स्केलर होता है ये ईच रो की फर्स्ट सिंगल वैल्यूज को देता है या सिर्फ फर्स्ट रो की? सिर्फ फर्स्ट रो की फर्स्ट सेल, ओनली 1 वैल्यू देता है। ओके सर, ठीक है, और ये पेज पे लाइनें ड्रॉ श्रॉ करना बंद करो आप लोग, ठीक है। यहाँ में से कोई ये लाइनें ड्रॉ कर रहा है स्लाइड पे, ये नहीं करना आपको। सर सेटिंग में जाके एक ऑप्शन होता है एनिमेट का, उसको क्लोज कर दे तो कोई नहीं भी करेगा। 1 मिनट, मैंने वैसे क्लियर कर दी है जूम की 1 मिनट। अच्छा ओके, अब देन उसके बाद डाटा रीडर की क्लास है हमारे पास। अब डाटा रीडर की क्लास क्या करती है, जैसे आपको बताया कनेक्शन ओरिएंटेड अप्रोच में यूज करते हो 1 बाय 1 रो रीड करता है। यानी अगर एक आप क्वेरी लगा रहे हो उसमें आपको 40 रोज रिटर्न हुई हैं, वो 1 बाय 1 आप उसे रीड कर रहे होते हो एग्जीक्यूट रीडर के थ्रू, ठीक है। देन डाटा अडाप्टर, डाटा सेट, अब जब कनेक्शन ओरिएंटेड अप्रोच में यूज करते हैं, जब आगे हम इंप्लीमेंट करेंगे देन आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक एग्जीक्यूट में भी क्वेश्चन किसी का क्वेश्चन है तो आप रेज हैंड करते हुए पूछ सकते हो 1 बाय 1, देन फिर मैं आगे स्टेप पे जाऊँ। नो सर। ओके, देन अच्छा, देन उसके बाद हमारे पास अब एग्जीक्यूट को फिर इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग लेड आर्किटेक्चर। तो लेड आर्किटेक्चर में हमारे पास 2 चीज़ें हैं, 3 टियर आर्किटेक्चर और n टियर आर्किटेक्चर। अब जो 3 टियर आर्किटेक्चर है हमारे पास, उसमें ये उसका जैसे कि आर्किटेक्चर ये डायग्राम्स ये है कि
यूज़र इंटरफेस जिसे हम प्रेजेंटेशन लेयर कहते हैं, जिस पे आपके डिज़ाइन होते हैं, फॉर्म होते हैं, वेब फॉर्म होते हैं, विंडोज़ फॉर्म होते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन के जैसे इंटरफेस होता है, ये आपकी प्रेजेंटेशन लेयर कहलाती है या यूज़र इंटरफेस। सेकंड लेयर हमारे पास होती है बिजनेस लेयर या बिजनेस लॉजिक लेयर, उसका बिजनेस क्लास भी कहते हैं। यानी तीनों एक ही चीज़ के नाम है, जिसमें हमारी लॉजिक्स होती हैं, हमारी कोई कैलकुलेशंस हैं, कोई फार्मूलाज हैं, ऐसी चीज़ें आप यहाँ पे लगाते हो। देन डाटा एक्सेस लेयर, जितनी क्वेरीज हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सर्च, जितना क्वेरी रिलेटेड डाटाबेस का काम है वो डाटा एक्सेस लेयर में होता है। और देन आपकी डाटाबेस आ जाती है जिसमें वो डाटा जाके सेव हो रहा होता है। ये आपका 3 टियर आर्किटेक्चर है। एंड टियर आर्किटेक्चर में क्या होता है? प्रेजेंटेशन लेयर, जैसे हमने पिछली उसमें स्लाइड में देख लिया। बिजनेस लॉजिक लेयर एज इट इज, जैसे पिछली हमने स्लाइड में देखा है। देन डाटा एक्सेस लेयर सेम। अब इसमें क्या होता है, जो कॉमन यूटिलिटी लेयर, जिससे ऐसे होता है बिजनेस ऑब्जेक्ट लेयर हमारी होती है, जिसमें एनकैप्सुलेशन होती है, हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। उसके अलावा जो हमारी कॉमन फंक्शनैलिटीज़ हैं एप्लीकेशन की, हम उसको भी एक लेयर सेपरेट बना लेते हैं। उसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि लाइक आप बैंकिंग की एप्लीकेशंस बना रहे हो और वो बैंक टू बैंक वेरी कर रही होती है, या जैसे आप अकाउंटिंग की बात कर लो, अकाउंटिंग की एप्लीकेशन बना रहे हो, कंपनी टू कंपनी वेरी कर रही होती है, लेकिन उसमें जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो सेम होते हैं। जो एक जैसे बैंकिंग है उसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग है उसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, वो सब के सेम होते हैं, कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो हम क्या करते हैं, जितनी बैंकिंग के रिलेटेड जितनी हमारी क्लासेज हैं वो सब उठा के हम एक सेपरेट लेयर में रख लेते हैं, ताकि अगर हम कल को एक नई एप्लीकेशन बनाते हैं किसी नई बैंक या नई कंपनी के लिए, तो वो जो कॉमन फंक्शनैलिटी है हम उस लेयर को अपनी उस नई एप्लीकेशन के अंदर उसका रेफरेंस ऐड करेंगे और तमाम फंक्शनैलिटी हमारे पास रीयूज हो जाएंगी। हमें वो सारा काम दोबारा से नहीं करना, बस उसको सिंपली हम डाटा पास करेंगे, वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हुए डाटाबेस में वैल्यू सेव करता जाएगा। तो इस काम के लिए जो हमारी कॉमन यूटिलिटीज़ हैं उनकी सेपरेट लेयर्स बनाते चले जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एंड टियर आर्किटेक्चर बन जाता है, कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितनी भी लेयर बनती चली जाए। ठीक हो गया? आर्किटेक्चर समझ आ गया? बाकी क्रिएट करेंगे प्रैक्टिकली तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यस सर। सर कॉमन यूटिलिटी वाला समझाते हैं दोबारा। ठीक है, कॉमन यूटिलिटी इस तरह कि अब आप सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप एक बना रहे हो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ठीक है, कि यूनिवर्सिटी का सिस्टम बना रहे हो। अब पूरा सिस्टम कंप्लीट कर लिया आपने, बेहतरीन तरीके से आपने उसके इंटरफेस भी बना लिया, उसकी डाटाबेस बनाई, सब आर्किटेक्चर कंप्लीट कर लिया। अब आपको एक जब आपने एक यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद आपको दूसरी यूनिवर्सिटी वालों ने कहा कि हमें भी ये सॉफ्टवेयर बना के दो, साथ ही 2 कॉलेजेस ने कह दिया कि हमें भी इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, सबके लिए अगेन एंड अगेन बनाते रहोगे। तो आप एकदम बैठ के सोचते हो, अच्छा यार मैंने ये, तो फॉर एग्जाम्पल नंबर के लिए मैंने ये सॉफ्टवेयर बनाया, तो अब मुझे इकरा यूनिवर्सिटी ने भी कह दिया है। तो अब आप ऑब्जर्व करते हो अच्छे इसमें कॉमन चीज़ें क्या हैं, कि अच्छा कि स्टूडेंट्स कॉलेज में भी होते हैं, यूनिवर्सिटी में भी होते हैं, क्लासेस यूनिवर्सिटी में भी होती हैं, कॉलेजेस में भी होती हैं, सब्जेक्ट्स हैं, देन क्लासरूम्स हैं, उसका शेड्यूल है। अब ये सारी चीज़ें जो कॉमन है, जो कि इस एजुकेशन टाइप के जो सॉफ्टवेयर हैं उसमें कॉमन होती हैं, तो इन क्लासेस को उठा के एक सेपरेट लेयर में रख लेते हो आप। ठीक है, जो तमाम क्लासेस जो कॉमन है सेपरेट लेयर में रख देते हो। तो अब आप एक कॉलेज के लिए अगर सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो आप उस लेयर को अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इंक्लूड कर लोगे और वो तमाम क्लासेस रीयूज हो जाएंगी, वो तमाम क्लासेस दोबारा नहीं बनानी पड़ेंगी। इसी तरह अगर स्कूल का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ये कॉमन क्लासेस वाली जो लेयर है इसको इनकॉर्पोरेट करोगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो रीयूज हो जाएगी। पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। ओके, अब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं प्रैक्टिकली। मैं अभी विजुअल स्टूडियो शेयर करता हूँ आपसे। ठीक है, विजुअल स्टूडियो नजर आ रहा है सबको? यस यस सर आ रहा है। यस सर। गुड यस सर। ओके, अब ये 10 मिनट बाद हमारा ये सेशन एंड होगा, देन अगेन मैं आप लोगों को लिंक सेंड कर दूंगा, फिर आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, 10 मिनट में ये जूम की हमारा सेशन एंड होगा। ओके सर। अच्छा, अभी मैं स्टार्ट करूंगा वेब एप्लीकेशन से। तो आप क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट में जाओगे
ठीक है, फाइल से क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट भी कर सकते हो, और यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन भी आ रही है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ क्लिक किया, विजुअल सी शार्प के अंदर वेब में रहते हुए ये आपके पास आ रही है ASP.NET वेब एप्लीकेशन। इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ ADO.NET। एक एम्प्टी वेब एप्लीकेशन बनाऊंगा मैं। ठीक है, यहाँ से वेब फॉर्म सेलेक्ट कर लोगे और ओके कर देंगे। ये मैं विजुअल स्टूडियो 2017 यूज कर रहा हूँ। अब ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, और देन फिर हमें डाटाबेस चाहिए होगी जिस पे हम लोग टेबल क्रिएट कर लें, और उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। एप्लीकेशन क्रिएट होती है, फिर मैं डाटाबेस पे जाके डाटाबेस क्रिएट करते हैं, उसमें टेबल क्रिएट करते हैं, और देन हम थ्रू ADO.NET उसको कनेक्ट करते हैं। लेक्चर को आप लोगों ने ध्यान से अटेंड करना है, ताकि लेक्चर के एंड में मैंने क्वेश्चनिंग करनी है आप लोगों से। जो क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहा होगा उसकी एब्सेंट लगेगी, जिसने क्वेश्चन आंसर करना है उसकी प्रेजेंट लगती जाएगी। ओके, ये हमारे सामने हमारी वेब एप्लीकेशन क्रिएट होगी, जिसमें मैं एक पेज क्रिएट करूंगा। राइट क्लिक किया प्रोजेक्ट नेम पे, ठीक है, प्रोजेक्ट नेम पे राइट क्लिक, ऐड वेब फॉर्म। ठीक है, वेब फॉर्म, इसका नाम मैं रख देता हूँ FRM डेटाबेस। ये हमारे पास FRM डेटाबेस का फॉर्म आ गया। ये इसके HTML टैग्स हैं, और इसके डिज़ाइन यहाँ पे ऑप्शन आ रही है सोर्स, स्प्लिट और डिज़ाइन बॉटम पे। तो मैंने डिज़ाइन पे क्लिक किया, ये हमारे सामने डिज़ाइन आ गया। अब इनिशियली मैं अभी क्या करता हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट का रिकॉर्ड डाटाबेस में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करना है। तो स्टूडेंट के रिकॉर्ड में हम लोग जस्ट अभी प्रैक्टिस के लिए 2-3 फील्ड ले लेते हैं। स्टूडेंट का ID, नेम और उसका ईमेल एड्रेस, ये 3 फील्ड देते हैं, उसी को डाटाबेस में इंसर्ट वगैरह करते हैं। अब मैं इसमें यहाँ टेबल में जाके इंसर्ट टेबल, अब 3 फील्ड हैं, कॉलम में 2 होंगे, और यहाँ पे मैं 4 रोज ऐड करता हूँ, 2 कॉलम ऐड कर लेता हूँ। सर जी थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाएं सर। स्पीड तेज है या बोल तेज रहा हूँ? सर जी बोल तेज रहे हैं, बहुत स्पीड है। ओके, ठीक है, हमने टेबल क्रिएट किया। ठीक है, कैंसिल करता हूँ। ये मेन्यू बार में टेबल आ रहा है, टेबल में जाके इंसर्ट टेबल, यहाँ पे रोज, ठीक है, 4 रोज कर दिया मैंने। क्यों कि 3 तो रोज होंगी जिसमें हमारी फील्ड्स आएंगी, टेक्स्ट बॉक्सेस आएंगे, देन 4th रो में हमारा बटन आ जाएगा। कॉलम हमारे 2, एक कॉलम में हमारे लेबल्स आएंगे, एक कॉलम में टेक्स्ट बॉक्सेस आएंगे, और देन यहाँ विड्थ मैं इसकी 50% कर रहा हूँ। ठीक है, स्पेसिफाई विड्थ, आगे वो सेंटर में अलाइनमेंट, सेंटर में वो 50% एरिया में शो हो जाएगा। ये सेटिंग्स करने के बाद अब ये ओके यहाँ से प्रेस करूँगा, तो ये हमारे पास टेबल क्रिएट हो गया। सादुल हसन को आवाज़ कट कट के आ रही है, तो आप साथ जितना भी मैनेज कर सकते हो आप देखते जाओ। लेक्चर के एंड पे या आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, देन आप इससे रिवाइज कर सकते हो। अच्छा, अब ये मैंने टेबल क्रिएट कर लिया। अब टूल बॉक्स में जाएंगे, लेफ्ट साइड पे टूल बॉक्स। अगर ये टूल बॉक्स आपको नज़र नहीं आ रही, लाइक ऐसे टूल बॉक्स नहीं आ रही, देन उस केस में आप व्यू में जाओगे। व्यू में जाके यहाँ पे आपके पास टूल बॉक्स आ रही है, इसे क्लिक करेंगे, टूल बॉक्स आपके सामने शो हो जाएगी। यहाँ पे जैसे सर्च किया लेबल, फर्स्ट सेल में लेबल डाल दिया, सेकंड सेल में टेक्स्ट बॉक्स। इस तरह 1 by 1 हम ऐड कर सकते हैं। ओके, अब इसी तरह मैं लेबल्स मल्टीपल ऐड करता जाऊंगा, और टेक्स्ट बॉक्सेस भी हर सेल में क्लिक करके मैं टेक्स्ट बॉक्सेस ऐड करता जा रहा हूँ।
और इसी तरह एक लेबल हम पहले ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, तो अब ये 2 लेबल मैंने और ऐड कर लिए। अच्छा, अब लास्ट रो में बटन ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ बटन सेंटर में आ रहा हो। तो यहाँ से आप लेफ्ट सेल में क्लिक किया और क्लिक छोड़ना नहीं, क्लिक ड्रैग करते हुए राइट साइड पे जाना है, तो दोनों सेल सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड पे क्लिक करके ड्रैग करते हुए राइट साइड पे जाओगे, दोनों सिलेक्ट हो गए। राइट क्लिक किया, मॉडिफाई मर्ज सेल्स। ठीक है, राइट क्लिक मॉडिफाई मर्ज सेल्स, ये यहाँ पे सेल मर्ज होगी। और ये टूल बॉक्स में ऊपर आपके पास ऑप्शन आ रही है मेन्यू बार में सेंटर, यहाँ पे मैं एक बटन ऐड कर दूंगा। ठीक हो गया। अब इन लेबल्स की मैं प्रॉपर्टी सेट कर लूंगा। अच्छा, अब प्रॉपर्टी सेट की जाती है जिस चीज़ को हमने कोड बिहाइंड में यूज़ करना हो, यानी कोडिंग में जो चीज़ें यूज़ करनी हो उनको हम लोग उनकी आईडी प्रॉपर्टी सेट करते हैं। अभी लेबल है, इसमें तो सिंपली हमने टेक्स्ट डिस्प्ले करना है, तो हम यहाँ पे इसकी आईडी की जगह सिर्फ टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट करेंगे। स्टूडेंट आईडी नेम क्लास। इसी तरह टेक्स्ट बॉक्स, अब टेक्स्ट बॉक्स को हमने कोड बिहाइंड में यूज़ करना है, तो देन इस केस में हम इसकी आईडी प्रॉपर्टी सेट करेंगे। txt स्टूडेंट आईडी txt स्टूडेंट नेम txt स्टूडेंट क्लास, ये हमने प्रॉपर्टी सेट कर ली। अब बटन, बटन के केस में इसका नाम हो जाएगा btn z और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी z। इस तरह हमें और बटन चाहिए। इंसर्ट अपडेट डिलीट सर्च। सर्च, ये आप इसकी आईडी और नेम प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हो। btn डिलीट और btn अपडेट, ये हमने इनके नाम सेट कर लिए। वीडियो जो रुक रुक के चल रही है, आपके पास नेट का इशू आ रहा है, जिस स्टूडेंट के पास वीडियो स्लो आ रही है। ओके, अभी हमारे बटन भी क्रिएट हो गए, हमारा इंटरफेस रेडी हो गया। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, हमने डाटाबेस में टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, फिर हम लोग इसका लेयर आर्किटेक्चर बनाते हुए फर्दर इस पर काम करते हैं। अभी इसका, अब मैं इसका सर्वर आपसे शेयर करता हूँ। ठीक है, अब इसका सर्वर नज़र आ रहा होगा, मैंने इससे कनेक्ट किया। अभी आपके पास ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर ओपन हो रहा है लेफ्ट साइड पे, इसके अंदर ये डाटा बेसिस आ रही हैं। ठीक है, इसे एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास जितनी डाटा बेसिस है वो शो हो रही होती हैं। राइट क्लिक करेंगे, न्यू डाटाबेस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने विंडो आ जाएगी जिसमें वो आपसे कह रहे हैं डाटाबेस का नाम आप दो। तो अभी फिलहाल इसका मैं नाम रख देता हूँ ADO.DB। अगर आप डाटाबेस का पाथ चेंज, फाइल सेव चेंज करना चाह रहे हो कि किसी डिफरेंट लोकेशन पे सेव हो, तो यहाँ से आप, ये नीचे से स्क्रॉल बार आ रही है, इसमें आप देख सकते हो ये पाथ आ रहा है सी प्रोग्राम फाइल, यहाँ से आप पाथ चेंज भी कर सकते हो। मैं ओके करूँगा, ये मेरी डाटाबेस क्रिएट होगी। अब डाटाबेस के अंदर मुझे टेबल क्रिएट करना है। अच्छा, अभी मैं ये जूम का सेशन एंड करता हूँ ताकि अभी टेबल क्रिएट होते हुए एंड हो जाएगा। तो मैं दोबारा आप लोगों को लिंक शेयर करता हूँ, फिर आप लोग ज्वाइन कर लो। ओके सर। ओके सर।